डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत में 4 साल पूरे होने पर धामी के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब, सीएम धामी का वर्चुअल संबोधन। देहरादून में कांग्रेस का धामी सरकार पर हमला, अवैध खनन और अवैध शराब पर उठाए सवाल, का 4 साल पूरे होने के बावजूद माफिया राज जारी। चुनावी मौज में उत्तराखंड कांग्रेस, चुनाव की तैयारी का रोड मैप तय, प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा जल्द। चंपावत में जनता दरबार में डीएम की दिखी संवेदनशीलता, 36 शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, कहा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर गौरल चौर मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाइयां देते हुए उनके दीर्घायु और लंबे समय तक प्रदेश का नेतृत्व करने की कामना की। पूरे आयोजन में उत्साह और जन समर्थन साफ झलकता रहा। जीजीआईसी की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर माहौल को भव्य बना दिया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। मुख्य अतिथि और जिलाधिकारी ने स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्कूली बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उनके प्रयासों को प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वर्चुअल संबोधन सुना, जिसमें उन्होंने 4 सालों के दौरान उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों, आमजन के जीवन में आए बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य जनता के विश्वास और सहयोग से संभव हुआ है और इसके लिए उन्होंने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि श्याम नारायण पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और चंपावत को मॉडल जिला बनाने में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्होंने जनपद की धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक विशेषताओं को उल्लेख करते हुए इसे विशेष पहचान वाला क्षेत्र बताया। भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत ने भी मुख्यमंत्री के दीर्घ जीवन की कामना करते हुए कहा कि चंपावत अब उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिमालयी राज्यों में अपनी अलग अलग पहचान बना रहा है। इस अवसर पर संकल्प से सिद्धि विकसित उत्तराखंड विकास पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के तहत 2 महिलाओं को बकरी पालन के लिए 35,000 और 63,000 रुपए के चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही वक्ताओं ने जिलाधिकारी मनीष कुमार के कार्यों और उनके समर्पण का उल्लेख किया, दर्शक दीर्घ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। लोगों ने खुलकर उनकी कार्यशैली की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि जिलाधिकारी ने प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम कर विश्वास का ऐसा माहौल बना दिया है जिससे जनहित के कार्य तेजी से धरातल पर उतर पड़े हैं। उनकी सक्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जनता के कामों के लिए उनके लिए 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार अवैध गतिविधियों पर सख्ती का ढोंग रच रही है, जबकि खुद भाजपा के सांसद और विधायक सदन में सवाल उठा रहे हैं और संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। प्रीतम सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने अवैध खनन में आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि मैंने सदन में पूछा लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अवैध शराब पर प्रीतम सिंह ने और तीखा हमला बोला और कहा कि पूर्व मंत्री और ऋषिकेश विधायक को ही आवाज उठानी पड़ी। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त देवभूमि का नारा देखने वाली सरकार आबकारी विभाग में मिली भगत के कारण अवैध शराब का कारोबार रोक नहीं पा रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि 4 साल पूरे होने के बावजूद माफिया राज जारी है। ओवरलोड ट्रकों से हादसे हो रहे हैं, नदियां चीर रही हैं, लेकिन सरकार केवल राजस्व बढ़ाने का दावा करती है। उन्होंने मांग की कि सरकार सदन में उठे सवालों का ईमानदारी से जवाब दे और ठोस कार्रवाई करके दिखाए। कांग्रेस ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। 15वें वित्त आयोग के तहत मिले 28,000 करोड़ रुपए के बाद 16वें अपेक्षित धनराशि नहीं मिलने का दावा किया। मातृशक्ति का पोषण स्तर 56% गिरने और 10 लाख बेरोजगारों के पंजीकृत होने का आरोप लगाया। कृषि ग्रोथ रेट में 4% गिरावट और यूरिया की कीमत बढ़ाने का भी आरोप लगाया। नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार और पलायन की समस्या पर भी सवाल उठाए गए। ये तो जो बजट है
उसकी वास्तविकता हमने आपके सम्मुख रखने का काम किया है। और कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं वो निश्चित रूप से इस सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। बजट में कोई ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से हम ये कह सकें कि सरकार इस उत्तराखंड राज्य को किस ओर ले जाने का काम कर रही है। तो आपके सामने है नमामि गंगे, 26,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बड़े स्तर पर उसमें भ्रष्टाचार है। और कैग की रिपोर्ट ने इसका खुलासा भी करने का काम किया है। उत्तराखंड कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि दिल्ली में हुई कांग्रेस सीसी की बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी का रोड मैप तय किया गया है। उन्होंने बताया कि जल्दी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी और सभी वरिष्ठ नेता चुनावी तैयारी में जुट जाएंगे। प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान पर तंज कसते हुए कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। धामी का दावा है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस गांव-गांव तक जाएगी और बीजेपी के असली चेहरे को उजागर करेगी। कांग्रेस की रणनीति है कि ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय को साधा जाए। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तराखंड में एक यात्रा निकालेगी जिससे पार्टी की ताकत बढ़ाई जा सके। कुल मिलाकर उत्तराखंड कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है और अपनी तैयारी में जुटी हुई है। देखिए दिल्ली के अंदर हमारी बैठक हुई। उस बैठक में पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने अपना एक रोड मैप तैयार किया है और सभी साथियों को जिम्मेदारी सौंपी है। उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे और आम जन तक सीधा संवाद स्थापित करेंगे। आपने कहा कार्यकारिणी को लेकर के शीघ्र कार्यकारिणी आपके बीच। रसोई गैस की किल्लत और आसमान छूती कीमतों को लेकर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। लोहाघाट और चंपावत दोनों जगहों पर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ तीखी नाराजगी जताई और उन्होंने नारेबाजी की। लोहाघाट में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फड़तियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्टेशन बाजार स्थित वीर कालू सिंह चौक पर खाली गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। फड़तियाल ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 4 साल के कार्यकाल में जनता की बुनियादी सुविधाओं, इन समस्याओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल सड़कें और चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को घेरा। वहीं चंपावत में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस आपूर्ति में अनियमितता और बढ़ती कीमतों के खिलाफ बाजार में प्रदर्शन करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार आम जनता की परेशानियों से बेखबर होकर सिर्फ नेताओं और ठेकेदारों के हित साधने में लगी है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वर्ष 2027 के चुनाव में भाजपा को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए, भाजपा के झूठे नेता जिस प्रकार कहते थे कि डबल इंजन की सरकार बनाओ और डबल इंजन ऐसा ही हो गया, खराब हो गया, सब चीज़ों को कम किया जाएगा, लेकिन आज देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि हम एक सिलेंडर के लिए भी मजबूर हो गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह लाचार हो गई है, चाहे वो बेरोजगारी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, महंगाई के मामले में। तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र सिलेंडर हो जाइए, इस्तीफा दीजिए और पुष्कर धामी जी आप भी इस्तीफा दीजिए। आपकी विधानसभा में जनता आज हजारों की लाइन में लग के आपके जनपद चंपावत में आज इतनी समस्या हो रही है गैस की, कई सारे फसाद हो रहे हैं, कई झगड़े हो रहे हैं गैस सिलेंडर को लेकर। क्या आप शासन चला रहे हैं, कैसा आप सिस्टम चला रहे हैं? मैं तो एक पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की सरकार से और पुष्कर धामी की सरकार से। मैं कहना चाहता हूं जनता आपके खिलाफ है। दिनेशपुर में गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता खासे परेशान है। भारत गैस के उपभोक्ताओं को लगातार 3 दिनों से सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि उपभोक्ता मोबाइल के माध्यम से गैस बुकिंग तो कर रहे हैं, लेकिन बुकिंग सही तरीके से दर्ज नहीं हो रही। वहीं कई उपभोक्ताओं के नंबर पर बिना सिलेंडर मिले ही डिलीवरी दिख रही है, जिससे लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई है। इस पूरे मामले पर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष ऊधम सिंह नगर त्रिनाथ विश्वास ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 3 दिनों से लगातार लोग गैस सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही है। लोग परेशान हैं, 3 दिनों से सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उपभोक्ता बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन बुकिंग नहीं हो रही और कई जगह बिना सिलेंडर दिए ही डिलीवरी दी जा रही है। सरकार को इस मामले का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए।
आज जो स्थिति है आपके सामने है, कोई चंद्रा भारत गैस एजेंसी करके है दिनेशपुर रोड पे, हिमा 4 दिन से यहाँ पे गैस नहीं मिल रही है। और उनका कहना है कि पहले तो संडे को छुट्टी होती थी, अब मंडे को भी छुट्टी है। उनका वर्कर जो सिलेंडर बांटते हैं घर जाके, उनका यही कहना, उनका मालिक का फ़ोन नंबर बंद आ रहा है। अगर किसी ने एजेंसी ले रखा है और गैस नहीं मिल रहा है तो यह मौके में आए और उपभोक्ता को समझाए, कहे, उनकी परेशानियां देखे कि भाई सरकार से नहीं मिल रही है, ये परेशानियां है। वो लोग तब समझ सकते हैं। 3 बजे से लेके महिलाएं, इतनी बड़ी संख्या में 200-300 लोग होंगे यहाँ। जिलाधिकारी मनीष कुमार के जनता दरबार में इंसानियत और प्रशासनिक तत्परता की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। सुदूर गागर गांव में पहुंची तिलावती देवी के जीवन में उस वक्त नई रोशनी आई जब डीएम के निर्देश पर मौके पर ही उनके कान में सुनने की मशीन लगाई गई। सुनने में असमर्थता के कारण अब तक कठिन जीवन जी रही तिलावती देवी को आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। मशीन लगने के बाद उन्होंने जिलाधिकारी का आभार जताया और मुस्कान के साथ घर को रवाना किया। डीएम ने समाज कल्याण विभाग और एनटीपीसी सखी टीम को तत्काल बुलाकर यह मानवीय पहल सुनिश्चित कराई। जनता दरबार में अन्य मामलों पर भी डीएम ने सख्त रुख अपनाया। गुरेली निवासी कल्याण सिंह की भूमि पर कब्जे की शिकायत पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं बन्ने क्षेत्र में नवीद चंद के घर के पास खतरनाक बने बिजली के पोल को हटाने के आदेश जारी किए गए। कानीकोट क्षेत्र के रमेश गढ़कोटी के भवन को खतरा पैदा कर रही स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन विभाग को तत्काल सुरक्षा दीवार निर्माण के निर्देश दिए। इस दौरान कुल मिलाकर 36 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। हालांकि जिन मिलन कार्यक्रम में देरी के चलते कुछ लोग अगली तारीख पर आने की बात कहकर लौट गए, लेकिन जो भी फरियादी मौजूद रहे उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जिन समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने डीएम साहब को बिजली के लिए दिया था, मेरा रिवर्स माइग्रेशन था, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी मेरे फार्म पे बिजली पहुंचा दी है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ ही साथ धामी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो युवाओं के लिए इतने अच्छे अच्छे मौके दे रहे हैं और सारी चीज़ों में सहयोग कर रहे हैं। काशीपुर जिला अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन की भारी कमी से मरीजों की जान को खतरे में डाल दिया है। अस्पताल प्रशासन ने स्वीकार किया कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, जिसके कारण गरीब दर दर तक मरीज भटकने को मजबूर हैं। हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर संदीप कुमार दीक्षित ने बताया कि बजट की कमी के कारण वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा, हमारे पास रेबीज के इंजेक्शन नहीं है, जिस कारण मरीजों को बाजार से खरीदना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि वे गरीब हैं और इंजेक्शन खरीदने में अक्षम हैं। एक मरीज शबनम ने बताया, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम चंदा इकट्ठे कर इंजेक्शन खरीद रहे हैं। इस मामले में स्थानीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली और सांसद अजय भट्ट की चुप्पी ने लोगों को नाराज कर दिया। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। काशीपुर में रेबीज के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अस्पताल प्रशासन की लाचारी ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द रेबीज के इंजेक्शन की व्यवस्था की जाए और जिम्मेदार अधिकारी को खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बीच सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिसने लोगों की नाराजगी को और भी बढ़ा दिया है। हमने अभी जो है रेबीज के लिए हमारे जो कुत्ते काटे के, बंदर काटे, बिल्ली काटे के जो मरीज आते हैं, उनके लिए हमारे पास जो उपलब्ध एंटी रेबीज वैक्सीन थी पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि हमें स्टोर से भी नहीं मिल पा रही थी और लोकल परचेज से भी वो आपूर्ति हम नहीं कर पा रहे थे। पर हमने वो आपूर्ति थोड़ी सी अपने स्तर से, निजी स्तर से बढ़ाई है। हम ये प्रयासरत है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको खरीदारी करें। जो हमारे पास बजट होता है, हालांकि आपको सभी को पता है कि बजट भी सीमित होता है अस्पताल का, एक वित्त वर्ष का, उसके अंतर्गत हमें पूरा बजट हम एक ही सिर्फ दवा के लिए नहीं दे सकते। खबर में आगे बढ़ेंगे, जहां पर्यटन नगरी मसूरी में शहीद भगत सिंह चौक पर देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया गया। इस मौके पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और वक्ताओं द्वारा उनके जीवन पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। भारतीय जन नाट्य संघ की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहर के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया और उन्हें याद किया।
इस मौके पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि 23 मार्च 1931 को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे आज पूरे देश में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन ममता राव ने कहा कि पिछले 25 से 30 सालों से एप्टा द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है और देश के उन महान नायकों को याद किया जाता है। डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि हमारे बच्चों के अंदर भी इसी प्रकार का व्यवहार आना चाहिए कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और देश के प्रति देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। ये क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस है, जिसको कि 23 मार्च 1931 के अंदर जो शहादत हुई, उसमें उस शहादत में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी तीनों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। आपात स्थितियों में सतर्कता और त्वरित निर्णय ही जीवन बचाते हैं। इसी उद्देश्य के तहत फायर स्टेशन टनकपुर की टीम ने 26 राजपूत रेजिमेंट बनबसा में प्रभावी मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह कार्यक्रम लीडिंग फायरमैन वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें अधिकारियों व जवानों को अग्नि सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया गया। मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों व जवानों को आग लगने की स्थिति में बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के सही उपयोग का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी कराया गया, जिससे वे आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी कार्यवाही कर सके। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि किसी भी संकट के समय घबराने के बजाय संयम और सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है। सुरक्षित निकासी के तरीकों पर विशेष जोर दिया गया और आपातकालीन सेवा नंबर 112 पर तुरंत सूचना देने के महत्व को भी समझाया गया। इसके अलावा घरेलू एलपीजी सिलेंडर में आग लगने जैसी खतरनाक स्थिति से निपटने का लाइव डेमो प्रस्तुत किया गया, जिससे अधिकारियों व जवानों को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से अधिकारियों व जवानों में आपदा से निपटने की तैयारी और आत्मविश्वास दोनों को नई मजबूती मिली। नशे के खिलाफ हल्द्वानी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी सिटी मनोज कथियाल ने खुलासा करते हुए बताया कि काठगोदाम पुलिस और एसओजी टीम ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों से 91 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 27 लाख रुपए है। ये दोनों तस्कर देवल चौड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में पता चला कि यह दोनों तस्कर शक्ति फॉर्म निवासी पिंचू से स्मैक खरीद कर लाए थे। अब पुलिस स्मैक से बड़े सप्लायर पिंचू की तलाश में जुट गई है। बेसिकली 91.1 ग्राम स्मैक हमें 2 अभियुक्तों से बरामद हुई है। इसमें थाना पुलिस जो काठगोदाम है उसको एक बड़ी सफलता इसमें मिली है। हमें पिछले कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि इस रूट से स्मैक आ रही है हल्द्वानी में और छोटी छोटी क्वांटिटी में बेची जा रही है। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस मुख्यालय, रेंज स्तर और एसएसपी सर के डायरेक्शन में हम लोग इसमें काम कर रहे थे। तो इसमें एक सफलता हमें मिली। 2 अभियुक्तों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। इसमें से एक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में भी 2 बार वो एनडीपीएस के मामले में जेल जा चुका है। और एक इनके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो हमने निकाले हैं, जो इनसे पूछताछ की गई है, उसमें ये भी जानकारी में आया कि जहां से ये ला रहे थे वो व्यक्ति भी लगातार इस काम को कर रहा है। तो हम पिट्स एनडीपीएस के अंतर्गत हम इसमें कार्रवाई करने की तैयारी कर। एमपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र संघ अध्यक्ष प्रवेश राणा द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगाई है और इस प्रकरण पर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। बताते चले कि एमपीजी कॉलेज मसूरी का एकमात्र डिग्री कॉलेज है, जहां पर मसूरी के साथ ही आसपास क्षेत्र के ग्रामीण छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती हैं। कॉलेज की भूमि पर नगर पालिका द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें दर्जनों संरक्षित प्रजाति के पेड़ों का कटान किया गया, जिसको लेकर छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए कॉलेज की भूमि का इस्तेमाल का प्रयास कर रहे हैं और विरोध करने पर उनके लोगों द्वारा उन्हें फोन पर धमकियां दी जा रही हैं।
जैसे कि पूरे मसूरी वासियों को पता है कि कैसे एमपीजी कॉलेज मसूरी की भूमि पर नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा अपने कुछ निजी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक सड़क का अवैध निर्माण किया जा रहा था। तो इसी सिलसिले में, इसी प्रकरण में मैं एमपीजी कॉलेज अध्यक्ष होने के नाते हमने छात्रहित में एक मुद्दा उठाया कि कैसे उस अवैध निर्माण के चलते लगभग 100+ पेड़ काटे गए। इसी प्रकरण में जब माननीय अध्यक्षा जी जब झुकने की बात आई, जब उनको अंदर डर है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसके जो उनके ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, तो आज उनके ठेकेदारों उनके द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। द्वाराहाट नगर पंचायत सभागार में सियालदे बिखौती मेले को लेकर एक बैठक आहूत की गई, जिसमें तीनों दलों के थोकदार, प्रधान और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि द्वाराहाट का प्रसिद्ध सियालदे बिखौती मेला, जो कि अप्रैल 13 से 16 तक चलेगा, सांस्कृतिक, सामाजिक, पौराणिक, व्यापारिक मेला सियालदे बिखौती का है। इसके लिए आज मेला संरक्षक विधायक मदन सिंह बिष्ट, मेला अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सभी ने इस पारंपरिक मेले को विस्तार देने की बात कही, साथ ही मेले क्षेत्र को बढ़ाने पर भी बल दिया। बैठक में बोलते हुए विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि यह मेला द्वाराहाट की पहचान है और इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी द्वाराहाट के लोगों की है, हमारी है। विधायक मदन सिंह बिष्ट ने पहले वर्ष की मेले की देनदारी को दूर करने के लिए 7.5 लाख रुपए की धनराशि विधायक निधि से मेला समिति को दी और कहा कि अगर अधिक की जरूरत होगी तो वो भी दिया जाएगा। हम सभी लोग, हम अकेले नहीं, हम सभी लोग कोशिश भी करते हैं और कोशिश भी करते रहेंगे कि हमारे संस्कृति, द्वाराहाट की संस्कृति और सभ्यता को हमने किस तरीके से है, किस तरीके से हमने अपने द्वाराहाट को प्यार का माहौल और एक भयमुक्त माहौल यहाँ पे रखा है। इस मेले को मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम विधायक हैं, आपके सहयोग से बने हैं, जो भी कमिटी बनी होगी उसको बाराही धाम देवीधुरा में आज राजनीतिक आस्था और जन भावनाओं का अनोखा संगम देखने को मिला, जब उत्तराखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता भुवन कापड़ी अपने परिवार सहित मां वज्र बाराही के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी और भावपूर्ण स्वागत कर क्षेत्र की समस्याओं और विकास से जुड़ी उम्मीदों को खुलकर सामने रखा। मां वज्र बाराही मंदिर में आचार्य भुवन शास्त्री द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर संपन्न कराई गई। इस दौरान भुवन कापड़ी ने प्रदेश वासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए मां का आशीर्वाद लिया। धार्मिक आस्था के इस माहौल में स्थानीय जनता ने भी अपने क्षेत्र के विकास का मुद्दा मजबूती से उठाया। कापड़ी के बाराही धाम पहुंचने पर बीडीसी सदस्य प्रकाश मेहरा, राकेश बिष्ट, विक्रम बिष्ट, ईश्वर बिष्ट, गोकुल कोहली, जगदीश जोशी, हरीश राम, नरेंद्र बिष्ट, कविराज मौनी, भुवन जोशी समेत कई स्थानीय लोगों ने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया। इस अवसर पर आचार्य कृति वल्लभ जोशी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने भुवन कापड़ी को ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम मांगे रखी। प्रमुख मांगों में बाराही धाम में राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना, उप तहसील की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ संस्कृत महाविद्यालय से वालिक तक लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की मांग शामिल रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस सड़क का निर्माण हो जाता तो हल्द्वानी और अल्मोड़ा से बाराही धाम आने वाले श्रद्धालुओं की दूरी करीब 8 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटकों को भी नया आयाम मिलेगा। इसके साथ ही देवीधुरा को पर्यटन मानचित्र में प्रमुख स्थान दिलाने की मांग भी जोर शोर से उठाई गई। जनता की भावनाओं को गंभीरता से लेते हुए भुवन कापड़ी ने भरोसा दिलाया कि वे इन सभी मांगों को राज्य सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लोहाघाट निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रीता गहतोड़ी को उनके साहसिक और जनहितकारी कार्यों के लिए देहरादून में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल द्वारा विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें विशेष रूप से मानव तस्करी रोकने, नशा मुक्ति अभियान चलाने और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया। रीता गहतोड़ी ने बीते कई वर्षों से समाज सेवा को अपना जीवन उद्देश्य बना लिया है। उन्होंने मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई करते हुए कई युवतियों को इस जाल से बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित जीवन की राह दिखाई। इस दौरान उन्हें कई बार धमकियों और सामाजिक दबावों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रीता ने सामाजिक कुरीतियों को तोड़ते हुए एक साहसिक कदम उठाया
जब उन्होंने अपने माता पिता की चिता को स्वयं मुखाग्नि दी। यह कदम समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर बनी रूढ़ियों को चुनौती देने वाला साबित हुआ और क्षेत्र में व्यापक चर्चा का विषय बना। इसके अलावा वे नशा मुक्ति अभियान में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए वे लगातार जागरूकता अभियान चलाती हैं और प्रभावित परिवारों को सहयोग प्रदान करती हैं। मानसिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भी उनका योगदान सराहनीय रहा है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी रीता गहतोड़ी के प्रयास उल्लेखनीय हैं। लोहावती नदी को बचाने और स्वच्छ बनाए रखने के लिए वे लगातार अभियान चला रही हैं और स्थानीय लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रही हैं। राज्यपाल ने सम्मान समारोह में उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी रीता गहतोड़ी ने जिस साहस और समर्पण के साथ समाज सेवा की है वह पूरे उत्तराखंड के लिए प्रेरणा स्रोत है। सम्मान मिलने की खबर से चंपावत और लोहाघाट क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्षेत्रवासियों ने उन्हें जनपद का अनमोल रत्न बताते हुए कहा कि रीता गहतोड़ी इस सम्मान की सच्ची हकदार हैं और उनका जीवन समाज के लिए एक मिसाल है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।